क्लास 12th में पहला लेसन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स पढ़ाया गया। उसके 80 इलस्ट्रेशन को समझाया गया और लगभग 80 प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करने के लिए कहा गया। थियरी के क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन के आंसर भी लिखने के लिए कहा गया। आज सेकंड नंबर लेसन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। मुख्य रूप से इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का माने क्या होता है? साझेदारी एग्रीमेंट का परिणाम है। जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। ऐसे साझेदारी ठहराव में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार से परिवर्तन वर्तमान ठहराव में होता है या जो वर्तमान में ठहराव है उसको समाप्त करते हैं, या केवल वर्तमान साझेदारों में एग्रीमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो इसे वर्तमान में जो एग्रीमेंट है उसको समाप्त होना कहेंगे। और एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है जो पार्टनर्स के बीच में होते हैं। एग्रीमेंट में परिवर्तन से साझेदारों के आपसी संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस कंडीशन में साझेदारी फर्म चालू तो रहती है, परंतु इससे साझेदारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन कंडीशनों में हो सकता है? तो ऐसे 5 कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक कंडीशन फर्स्ट उसमें है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। सपोज दैट राम एंड श्याम फर्म के लाभों को 2:1 के रेशियो में बांटते थे। उन्होंने यह निर्णय किया कि भविष्य में वो 3:1 के अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो यहाँ पर यह देखने को मिला कि 2:1 रेशियो को चेंज करके
3:1 में किया गया, तो यहाँ पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ या कहेंगे। सेकंड नंबर पर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश पर। नए साझेदार के प्रवेश के कारण और हो सकते हैं। दो साझेदार थे, राम एंड श्याम, जो इक्वल रेशियो में अपने लाभ को बांटते हुए साझेदार थे। 1 अप्रैल 2019 को राम श्याम ने सुधा को लाभों में 1/4 शेयर के लिए साझेदार बनाने का निर्णय किया। तो सुधा को नए साझेदार के रूप में प्रवेश कराया। इससे जो पुराने साझेदार राम और श्याम हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजिंग आएगी। तो इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। थर्ड कंडीशन है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण। साझेदारी फर्म के पुराने साझेदारों में से किसी एक या दो का रिटायरमेंट लिया जाना, उसके कारण कुछ हो सकते हैं। लेकिन जैसे बबीता, गीता और सीता 3 पार्टनर थे जो 1:2:3 के रेशियो में अपने लाभों को बांटते थे। सीता 31 मार्च 2019 को फर्म से रिटायरमेंट लेती है। जो 2 बच गए, बबीता एंड गीता, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजिंग हो जाएगी। तो इसे भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। फोर्थ नंबर डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी रिटायरमेंट की बात किया, किसी एक पार्टनर रिटायरमेंट लिया और डेथ तो स्वाभाविक है, किसी पार्टनर का डेथ हो सकता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर माना कि PQNR एक फर्म में 4:3:2 4 संबंधे 3 संबंधे 2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2019 को R डेथ कर गया। अब P एंड Q फ्यूचर में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का निर्णय लेते हैं। तो इस कंडीशन को भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। लास्ट है 5th नंबर अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 साझेदारी फर्मों का सम्मिलियन। जैसे ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी फर्म का सी तथा डी की फर्म के साथ सम्मिलियन किया। तो सी तथा डी लाभों को
3:1 के अनुपात में बांटते हैं। इस प्रकार अब दोनों फर्में ए और बी की और सी तथा डी की मिलकर के अब ये जो 4 पार्टनर्स हो जाएंगे, ये अपने प्रॉफिट को 2:1, 3:1 में लाभ को बांटने का निर्णय किया। तो देखा जाए तो यह कंडीशन एक तरफ तो ए तथा बी की फर्म का पुनर्गठन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ सी तथा डी की फर्म का भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों के मिल जाने से एक नई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन सभी कंडीशन में जो 5 कंडीशन बताया गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो इन सभी कंडीशनों में देखा गया कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आ रहा है। इन 5 कंडीशनों में पुराने साझेदारों का या नया जो हो रहा है उसका, तो उसका भी प्रॉफिट लॉस रेशियो में चेंजिंग आ रहा है। ऐसा कंडीशन तब भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है जब पार्टनर्स पहले से जो पूंजी कैपिटल अपना लगाए थे उस कैपिटल में चेंजिंग कर दे, अर्थात किसी पार्टनर द्वारा अपनी पूंजी में से विड्रॉ कर लिया जाना और किसी दूसरे पार्टनर द्वारा अपने पूंजी को इंट्रोड्यूस करके इंक्रीज करना। ऐसे कंडीशन में पार्टनर द्वारा अधिक लाभ का शेयर मांगा जाना लॉजिकल है। जिस पार्टनर ने अधिक कैपिटल लगाया वह अधिक शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकता है। इसमें एक से अधिक साझेदारों के लाभ के शेयर में इंक्रीज हो जाता है, जबकि किसी दूसरे साझेदार के शेयर में डिक्रीज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में साझेदारों के मध्य में न्यायोचित व्यवहार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि गुडविल, एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन, रिजर्व एंड रिजर्व प्रॉफिट एवं लॉसेज, इनके लिए एडजस्टमेंट किया जाए। ये एडजस्टमेंट ठीक उसी प्रकार के हैं जब न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होता है या किसी एक पार्टनर द्वारा रिटायरमेंट ले लिया जाता है। अब एडजस्टमेंट ऑन चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय किए जाने वाले समायोजन। तो इसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का चेंजिंग होता है तो उस समय क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं।
तो यहाँ 5 एडजस्टमेंट करने होते हैं। पहला, फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना। ये तो निश्चित है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंडीशन में साझेदारों के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में चेंजिंग आएगी। चेंजिंग आएगी तो किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज करेगा और दूसरे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज करेगा। सेकंड नंबर, एंट्री फॉर गुडविल, ख्याति के लिए लेखांकन। एंट्री फॉर गुडविल। थर्ड है रिजर्व प्रॉफिट के लिए एंट्री। फोर्थ है एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, पूंजियों का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, पूंजियों का समायोजन। तो ये पूंजियों के समायोजन में कैपिटल का इंक्रीज, कैपिटल का डिक्रीज होना। जिस पार्टनर द्वारा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा और जिस पार्टनर द्वारा कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? पहला ही था जो है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजिंग आती है, चेंजिंग होता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से किसी एक या एक से अधिक पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ऐसे जब सेक्रीफाइस करेंगे कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में से, तो उसका शेयर डिक्रीज होगा। तो इस शेयर जो डिक्रीज होता है इसी को हम सेक्रीफाइस या कमी, त्याग या कमी कहते हैं और इसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कहते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का रूल्स क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करने का उद्देश्य क्षतिपूर्ति यानी कि
सेक्रीफाइस करने के बदले में जो हानि हुई उसकी पूर्ति की राशि को ज्ञात करना। जब एक साझेदार द्वारा सेक्रीफाइस किया जाएगा तो दूसरे साझेदार द्वारा गेन किया जाएगा, लाभ प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में गेनिंग पार्टनर मीन्स जो लाभ प्राप्त करेगा, जो अधिक लाभ प्राप्त करेगा, वर्तमान से अधिक लाभ प्राप्त करेगा, तो उसके भी शेयर में चेंजिंग हो गया, और जो लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार है, जो गेनिंग पार्टनर्स है, वह अपने गेनिंग रेशियो के आधार पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट देगा। अब उसमें बताया गया आपको पहले एडजस्टमेंट में गुडविल की एंट्री, तो ख्याति का उस शेयर में दिया जाएगा जिसने गेन किया, वह सेक्रीफाइस करने वाले को देगा। सेकेंड, गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर द्वारा जो सेक्रीफाइस किया गया उसका कैलकुलेशन किया जाता है, जबकि गेनिंग रेशियो में पार्टनर द्वारा जो गेन किया गया उसका कैलकुलेशन किया जाता है। गेनिंग पार्टनर उसे कहते हैं जो लाभ अब अधिक प्राप्त करेगा। गेनिंग से निकालने का रूल्स है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये दो रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले निकालने की आवश्यकता होती है। Illustration number first. A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit and losses equally. A and B पहले 2:1 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब 1 अप्रैल 2019 से वह इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो गए। इस चेंजिंग के कारण प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजिंग होगा। अब इसमें निकालना है कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन आर सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हल करना है। सॉल्यूशन, ओल्ड रेशियो ऑफ A and B is equal to 2:1. न्यू रेशियो ऑफ A and B 1:1 इक्वल कहा, इसलिए 1:1। अब सेक्रीफाइस आर गेन।
ओल्ड माइनस न्यू, रूल्स अप्लाई करने पर प्लस में आता है आंसर तब तो सेक्रीफाइस, और माइनस में आता है तो गेन। सेक्रीफाइस और गेन इजकल टू ए का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो है 1/2। तो 2/3 माइनस 1/2 इजकल टू 1/6 प्लस, इसलिए ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/2, तो 1/3 माइनस 1/2 इजकल टू -1/6। माइनस में जब आया तो बी ने गेन किया है। इसी आधार पर सेक्रीफाइस और गेन को कैलकुलेट करते हैं। ए हैज सेक्रीफाइड 1/6 शेयर, वेयर एज बी हैज गेन 1/6 शेयर। क्योंकि दो ही पार्टनर हैं, तो एक ने जितना सेक्रीफाइस किया दूसरे ने उतना ही गेन किया। यही कैलकुलेट करना था। इंडिविजुअल पार्टनर गेन आर सेक्रीफाइस। इलस्ट्रेशन नंबर 2, A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. The partners decide to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1. तो ए बी सी का ओल्ड रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो 2:2:1 इंडिकेट ईच पार्टनर गेन आर सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3:2:1, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 2:2:1। Sacrifice or gain? A. Old ratio 3/6, new ratio 2/5. The 3/6 minus 2/5 is equal to plus 3/30. तो प्लस आ गया, सेक्रीफाइस किया इन्हें। बी का ओल्ड रेशियो 2/6, न्यू रेशियो 2/5। तो 2/6 माइनस 2/5 माइनस 2/30 आया, इसलिए बी ने गेन किया। सी का ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/5। तो 1/6 माइनस 1/5 माइनस 1/30, माइनस 1/30, इसलिए सी ने 1/30 गेन किया। इस प्रकार ए हैज सेक्रीफाइड 3/30, B has gained 2/30 and C has also gained 1/30. तो सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करने के लिए रूल्स बताया गया, ऐसे किया जाएगा। तो ये तो था एडजस्टमेंट में, पहला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड नंबर पर था गुडविल, एंट्री फॉर गुडविल, ख्याति। अब गुडविल किसे कहते हैं?
ख्यात से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई रेपुटेशन प्रसिद्धि से है, जो स्वामियों की मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्न की जाती है, अर्जित की जाती है। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करती है तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होंगे वह बार बार आएंगे और परिणाम स्वरूप वह फर्म के भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता करेंगे और फर्म जो है अधिक लाभ प्राप्त करने में सफल होगी। इस तरह से गुडविल किसी फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। आप देखते होंगे कि एक ही वस्तु की 2, 3, 4 दुकानें पास पास में होती है, लेकिन उसमें से किसी एक दुकान पर ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। ग्राहकों की संख्या अधिक है तो निश्चित है कि उसकी बिक्री भी अधिक होगी। जब बिक्री अधिक होगी तो उसको अधिक लाभ होगा तुलना में और दुकानों के। और दुकानों पर भीड़ कम दिखी 1, 2, 3, 4, जबकि उसमें से एक दुकान पर बहुत अधिक भीड़ रहती है, तो वह तो उसकी ईमानदारी और मेहनत का प्रतिफल है। इस तरह से गुडविल से फर्में जो अधिक लाभ प्राप्त करती है। लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्यात संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। लॉर्ड एल्डन के अनुसार ख्यात इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। स्पाइसर एंड पेगलर के अनुसार ख्याति वह तत्व है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंधों और उस व्यवसाय को प्राप्त अन्य लाभों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह व्यवसाय उस व्यवसाय में लगी हुई मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर समान अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, ख्यात की विशेषताएं। इट इज एन इंटेंगिबल एसेट्स, ख्यात एक अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है। इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। उदाहरण के रूप में पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सभी इंटेंगिबल एसेट्स है। यह वियर एंड टीयर नहीं होती है। और इंटेंगिबल एसेट्स पर अन्य संपत्तियों की तरह डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। संपत्ति ये भी है, गुडविल संपत्ति है और यह एक मूल्यवान संपत्ति है। फर्म को अधिक से अधिक लाभ कमाने में ये सहायता करती है। गुडविल के वैल्यू में कमी अधिक फ्लक्चुएशन होता रहता है। इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। लाभ जब अधिक होता है तो यानी गुडविल उसकी अच्छी है, और कम जब होगा यानी उसकी गुडविल जो है अच्छी नहीं है।
ख्याति उसी समय मूल्यांकन होती है जब संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है। इसके पहले गुडविल का आकलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल को अलग से बेचा नहीं जा सकता है, बल्कि जब बिजनेस को सेल किया जाता है उस समय सभी के साथ में उसका मूल्य रख करके सेल किया जाता है। तो सेल करने के अतिरिक्त और दो कंडीशन होता है जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर या किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट पर, उस दोनों कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। 3 कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, बल्कि फर्म के सेल करते समय गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते हैं, बल्कि उसका मूल्य जोड़ देते हैं, फर्म के संपत्तियों के मूल्यों के साथ में उसका जोड़ देते हैं। लेकिन न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फर्म के किसी एक पार्टनर या 2 पार्टनर के रिटायरमेंट पर भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सिक्स नंबर है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ख्याति का सही मूल्य प्राप्त करना, ज्ञात करना कठिन है। अनुमानतः ही लगाते हैं केवल गुडविल का वैल्यू जो। कारण है कि व्यवसाय की इंटरनल एंड आउटसोर्सिंग में परिवर्तन के साथ साथ इसके मूल्य में भी कमी अधिक होती रहती है। नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति बताया गया आपको कि गुडविल इज एन इंटैंगिबल एसेट्स। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, न इसे देख सकते हैं न छू सकते हैं। लेकिन यह एक फिक्टिटस एसेट्स नहीं है, क्योंकि फिक्टिटस एसेट्स का कोई मूल्य नहीं होता है, जबकि यह संपत्तियां लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं में ख्याति का मूल्य होता है। गुडविल का सेल भी किया जा सकता है, अलग से नहीं। जब पूरे बिजनेस व्यवसाय को ही विक्रय करते हैं उस समय गुडविल को भी सेल करते हैं। अब ओरिजिन ऑफ गुडविल आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ख्याति की उत्पत्ति अथवा ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। इसको कल बताया जाएगा। इतना ही आज पढ़ाया जाएगा बस।